हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़े जोबनेर जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का 14 नंबर के पाठ में। मतलब 12वां पार्ट हो गया अपना। तो वैसे 2 पार्ट बीच में रह गए और वो है एडिबल कल्टीवेबल फिशेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान में पालने योग्य मछलियां पढ़ेंगे। मन मछली पढ़ा दो ये आ जावे नंबर 100 में 100 थे तो मछलियां ने पढ़ा दो ये नंबर आवे 100 में 100। एक तो फाइलम कोर्डेटा में आती है। फाइलम कोर्डेटा मतलब हमारे वाले में आती है। इसका सब फाइलम होता है वर्टिब्रेटा। तो फाइलम कोर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास स्पीशीज। क्या पढ़ रहे हो? मछली, मछली जल की रानी। तो फाइलम कोर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास स्पीशीज। फाइलम कोर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास स्पीशीज। हिंदी में संघ कोर्डेटा, उपसंघ वर्टिब्रेटा, वर्ग स्पीशीज। अब इनकी डेफिनेशन, पानी में तो रहने वाले एक्वेटिक, रीढ़धारी वर्टिब्रेट, रीढ़ की हड्डी रखने वाले, असमतापापी कोल्ड ब्लडेड वाले प्राणी को मछली कहते हैं। तो पानी में रहने वाले, रीढ़ की हड्डी वाले, कोल्ड ब्लडेड एनिमल मछली कहलावे। एक्वेटिक है, वर्टिब्रेट है, कोल्ड ब्लडेड है, फिश कहलावे। पानी में रहने वाले, रीढ़ की हड्डी वाले, ठंडे खून वाले, है ना, कोल्ड ब्लडेड मछली कहलाते हैं। और श्वास लेने के लिए इनके गलफड़े होते, गिल से करती है श्वसन, है ना। श्वसन और श्वसन मछली में होवे गिल्स से, श्वसन और श्वसन मछली में होवे गिल्स, गलफड़े। चलने के लिए क्या होते हैं? चलने के लिए फिन्स, FINS, है ना। चलने के लिए क्या आते हैं? गति के लिए या तो ब्रांच्ड फिन, वो साकित मतलब 2 शाखा निकले हुए, 3 शाखा निकले हुए, है ना। साकित रेखाएं ऐसे आते हैं। देखो ये देखो यहाँ लाइनिंग से दिख रही है आपको, साकित रेखाएं। ये फिन्स है इसके, फिन्स। तो साकित रेखाओं युक्त या तो अकेला होता है, यानी कि एक साइड ये दूसरी साइड में है ही नहीं, और या फिर जोड़ी में होते हैं। देखो जैसे ये कैसा है, जो एनल फिन है वो अकेला ही है, ये जोड़ी में है। तो कभी कभी एक होता है, कभी कभी जोड़ी में भी होते हैं, एकल भी होते हैं और युग्म पक्ष भी होते हैं। युग्म पक्ष बोले तो जोड़ी में भी होते हैं। तो एक बार फिर से देखो, पानी में रहने वाले, रीढ़ की हड्डी वाले, ठंडे खून वाले, श्वसन करते गिल से। चलने के लिए इनके पास एकल यानी सिंगल या फिर जोड़ी में फिन्स होते हैं, फिन्स पक्ष, है ना। इनके रेखाएं हो आती है, ब्रांच लाइंस आती है। एक और डेफिनेशन है, ऐसा पृष्ठवंशी दोज वर्टिब्रेट्स जो प्योरली पानी में रहने के लिए अनुकूल हो। मछली जल की रानी है, बाहर निकालो मर जानी है ना। तो ऐसे वर्टिब्रेट प्राणी जो शुद्ध रूप से प्योरली एक्वेटिक या जलीय जीवन में रह सकते हो, पंखों के माध्यम से अपना बैलेंस रखते हो, बैलेंस बाई फिन्स, वो हपिंग फिन्स वही बात है, उससे बैलेंस रखते हो। और श्वसन के लिए ऑक्सीजन गिल से लेते हो, उनको भी मछली कहते हैं। तो वर्टिब्रेट होते हैं, प्योरली पानी में ही रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं, और गिल से फिन से अपना बैलेंस रखते हैं, संतुलन रखते हैं बॉडी का। और श्वसन वही ऑक्सीजन कहां से लेंगे? गिल से लेंगे, उनको भी मछली कहते हैं। तो क्या बोला दो? पहले ऊपर वाली डेफिनेशन क्या आई? पानी में रहने वाले, रीढ़ की हड्डी वाले, कोल्ड ब्लडेड है, श्वसन करते गिल से, चलते हैं फिन से, अकेले भी या फिर 2 फिन भी होते हैं। फिर दूसरा क्या? ऐसे वर्टिब्रेट प्राणी जो पानी में रहने के लिए बने हुए हो, पंखों से अपना बैलेंस रखते हो, पंख बोले तो फिन्स, और श्वसन के लिए ऑक्सीजन गिल से लेते हैं।
लगभग 50,000 मछलियों की जाति पूरी दुनिया में, अब तो ज्यादा भी होगी, 50,000 स्पीसीज नोन है, ज्ञात है। 100 हर साल नई खोज रहे हैं, हर साल नई 100 आ जाती है, और 75 राजस्थान में रहने वाली जाति है। मछलियां, नोट छलिया, वो छलिया टक टक वो अलग है भाई, ये मछलियां है। कौन सा छलिया, यहां पर मैं लगाना हर बच्चा। मछलियां, मछलियां दो तरह की होती है, खारे पानी वाले, मीठे पानी वाले। एक तो खारे पानी में रहने वाली समुद्री मछलियां एक, और दूसरी जमीन का जो सतही जल है ना, झीले तालाब, उनमें रहने वाली मीठे पानी की मछलियां। तो मैराइन फिशेज, फ्रेश वाटर फिशेज, खारे पानी की मछलियां समुद्रों वाली, और मीठे पानी की मछलियां जो तालाबों में, झीलों में। सतही जल क्या होता है? सतही जल, सरफेस वाटर। सरफेस का मतलब तालाब, झील, नदियां, इनके अंदर रहती है। ठीक है भाई, क्लियर है? साउथ एशिया में जो मीठे पानी की मछलियां है ना, उनका अंडे देने का टाइम, हम लोग भी साउथ एशिया में आते हैं, दक्षिण एशिया में, इंडिया भी। तो साउथ एशिया में अंडे कब देती है? जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है। इंडिया का 75% जो बारिश है ना, वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है। हाँ, इंडिया में सबसे ज्यादा बरसात साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून से होती है। जो अपने चौमासों को नहीं आओगे, चौमासो रे बरसात का सीजन, उस समय अंडे देती है। हमारे साउथ एशिया की जो मीठे पानी की मछलियां हैं, उनका अंडे देने का स्पान टाइम क्या है? अंडे देने का टाइम क्या है सर? मानसून। भाई कौन सा है सर? मानसून। अबे कौन सा अंडे देने का टाइम सर? साउथ वेस्ट मानसून, मतलब बरसात का टाइम। अब इस समय क्या होता है? ये अंडे देने का टाइम है, और अगर बरसात के टाइम किसी ने मछलियां पकड़ी तो उसके पेट में हजारों अंडे होते हैं, जिनसे हजारों मछलियां बन सकती थी, वो सारी मर जाएगी। इसलिए जिस समय बरसात आती है ना, चौमासो मानसून टाइम, साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है, उसके बाद ही पकड़ते हैं इनको। कभी पकड़ने का टाइम हो कब है बेटा? साउथ वेस्ट मानसून आने के बाद, मतलब वो अंडे देने का टाइम उसके जाने के बाद पकड़ते हैं। फिर चौमासा में कौन पकड़ सकते, बरसात के टाइम नहीं पकड़ सकते आप। इस दौरान देश के राज्यों की जो सरकारें हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने मछली पकड़ने पर और मछली के मांस की बिक्री पर बैन लगा रखा है कि कोई भी, जब मानसून आ गया, बरसात का टाइम आ गया, उस समय कोई मछली पकड़ेगा नहीं, उसका मांस बेचेगा नहीं, पूरा बैन है। क्योंकि एक मादा मछली हजारों अंडे देती है, अगर उसको कोई निकाल के मार लेता तो अंडे, उनकी हत्या होगी हजारों मछलियों की, है ना। मारे जाने पर हजारों नई मछलियों से वंचित होना पड़ता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि साउथ एशिया, दक्षिणी एशिया, मीठे पानी की मछलियां, अंडे देने का टाइम चौमासो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आने के बाद। इस समय सरकारों ने बैन कर रखा, कोई मछली नहीं पकड़ेगा। एक बार मानसून आ गया, मछली नहीं पकड़ेगा, क्योंकि मछली के पेट में हजारों अंडे हैं। अगर मछली मरेगी तो हजारों अंडे मर जाएंगे, और वो नई मछली आती है ना हजार, उनसे आपको वंचित होना पड़ेगा। अब लेते हैं एक एक मछली को। सबसे पहले हमारे बीच पहुंची है रोहू, लेबियोरोहिता, रोहू, लेबियोरोहिता, रोहू, लेबियोरोहिता। खाओ ले भाई, ये आ गया। ये मछली है, मछली जोल की रानी है, ठीक है। रो फिश है। अब मैं क्या करूं इसके बारे में, कैसे करेक्ट करूं? बहुत इजी है। बॉडी इसकी नाव जैसी, बॉडी नाव जैसी नहीं है, देखो, कभी नाव सर ने बताई नहीं। ये देखो, जैसे कोई नाव ऐसी तो आती नाव, ऐसी आती नाव। ये देखो, रोहू नहीं ये तो नाव है, इसमें बैठ के जावे है। रोहू का शरीर नाव जैसा, मारी रे रोहू तो नाव जैसी होवे, बैठर अंदर जावे रे सोनियो। नाव जैसी होती है। बॉडी इसकी कैसी है? नाव जैसी। और तैरने में इसको कोई दिक्कत आती नहीं, तैरने में आसानी, क्योंकि नाव जैसी है। वैसे भी दो तरह के बॉडी पे फिन है, दो तरह के फिन है। देखो देखो, जैसे ये फिन नहीं है,
ये फिन है, ये अकेला है। ये देखो फिर यहां पर ये जोड़ी में है। तो दो तरह के फिन आते हैं, कुछ अकेले कुछ जोड़ी में, दो तरह के आते फिन है। ये रोहू वो सब में आते हैं, दो तरह के पंख आते हैं, फिन आते हैं, कुछ पैर में आते हैं जोड़ी में। जैसे ये जोड़ी में है, ये यहां पर भी है तो यहां पर भी है, और ये अकेला है, एनल फिन कहते हैं इसको, ये अकेला है। ठीक है, तो पहला तो नाव जैसी है, तैरने में दिक्कत नहीं आती। दो तरह के पंख आते हैं, कुछ अकेले आते हैं, कुछ जोड़ों में आते हैं। शरीर पे सल्क है, देखो सल्क है, एक दूसरे को धक्के रखते हो, सल्क सल्क छोड़ रहे, ये इसकी विशेषता है। तो तीन विशेषता क्या क्या है? ये नाव जैसा बॉडी रोहू का, तैरने में दिक्कत नहीं आवे, दो तरह के फिन है रोहू पे, अकेला या जोड़ी में, सल्क से ढका बॉडी है, सिर पे नहीं सल्क है। इस सिर पे देखो एक भी सल्क नहीं है, सल्क सल्क दिख रही है ऐसे ऐसे करके, ये सल्क है, ऐसे ये सल्क है बेटा, इसकी स्केल है, स्केल कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इनको सल्क बोलते हैं, लेकिन सिर पे नहीं, सिर पे नहीं है। ठीक है, सिर के दोनों तरफ क्या होते हैं? गेल्स गेल्स गेल्स, गल पड़े यहां से होते हैं। देखो डायग्राम में, आपके डायग्राम में यहां पर गिल्स होते हैं रेस्पायरेशन करने के लिए, गल पड़े। अब इसका ध्यान से देखो, रोहू को, रोहू चल रही है, रोहू रोहू, इसकी पीठ की तरफ का हिस्सा काला या ऊपर वाला देखो, काला काला है, ऊपर से रोहू काला है, नीचे से है गोल्डन ब्राउन कलर का। तो पेट की तरफ तो कैसी है? सुनहरी भूरे रंग की है, और पीठ की तरफ कैसा ऊपर का? काला या हरा। दिख रहा डायग्राम, दिख नहीं रहा, यहां से काली जाता है, ऊपर से काली, नीचे से गोल्डन ब्राउन है, गोल्डन ब्राउन है, गोल्डन ब्राउन है। तो पीठ की तरफ का हिस्सा कैसा है बेटा? डोर्सल वाला पार्ट, काला या हरा, ब्लैक और ग्रीन, और पेट की तरफ, नीचे की तरफ कैसा है? सुनहरा भूरा। आंखों पे पलक नहीं होती, खुली रहती आंखें हमेशा, आंखें बंद ही नहीं होती कभी इसकी, आईलिड होती नहीं है। एक साल में वजन 475 ग्राम, ये तो एक साल की हो गई रे, 6.25 किलो के, नहीं 6.25 नहीं, पौन किलो की, पौन किलो नहीं, पौन भी नहीं बोलेंगे, 475 ग्राम बोलेंगे। 400 एक साल की होगी तो 475 ग्राम की होगी। 3 साल की, अगर 3 इयर्स की हो गई ना तो 45 किलो की। क्या बात कर रहे हो? आधा क्विंटल, आधा क्विंटल, आधा क्विंटल, लगभग 50 किलो के आसपास आ गया ना। और इसकी लंबाई कितनी होती है अगर आप पूरी बड़ी हो गई तो? 90 सेंटीमीटर। 1 मीटर में थोड़ा सा ही कम है, 10 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर लंबाई। 1 मीटर में थोड़ी कम है। ठीक है, 10 साल में तो ये 2 मीटर पहुंच जाती है। 10 साल होते ही तो 10 साल में कितनी हो गई? 2 मीटर। 10 साल बस। ठीक है, और 2 से 5 साल में ये अडल्ट हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अब ये ओमनिवोरस है, सर्वभक्षी से, ज्यादातर मछलियां सर्वभक्षी होती है। ये सारी बातें आ चुकी है भाई साहब, डायग्राम भी बना के प्रैक्टिस करना बेटा इनकी 1-2 की, तो है ना, ये सब आ गए। सर्वभक्षी है, सर्वभक्षी। अब ये होती कहां है? एक तो सरफेस पे रहती है बेटा, पानी में या तो ऊपर ही रहती है या फिर बिल्कुल नीचे रहती है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ये है सरफेस फीडर कहते हैं इसको। मारी रोहू तो या तो सतह पे रहती है सरफेस फीडर, या फिर बॉटम फीडर है, या पेंदे में रहती है। सरफेस फीडर, बॉटम फीडर, रोहू मछली, लेबियो रोहिता, सरफेस फीडर, बॉटम फीडर। खाती क्या है? या तो पानी के ऊपर सतह पे रहती है या फिर पेंदे में रहती है, ऊपर या बीच में नहीं रहती कभी भी, या तो ऊपर ही रहेगी या नीचे रहेगी पेंदे में। खाती क्या है? फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन। व्हाट फाइटोप्लैंक्टन? जंतु पलवक क्या होते हैं? छोटे तैरने वाले जंतु। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? छोटे तैरने वाले पौधे। और एल्गी खाती है। अगर ये सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन और एल्गी खाती ना तो शाकाहारी होती है, हर्बीवोरस होती है। फिर ये अकेले अगर इसको भी खाती है, जूप्लैंक्टन को, छोटे छोटे तैरने वाले जंतुओं को, एनिमल्स को, तो फिर ये क्या होती? फिर
फिर ये मांसाहारी होती, मांसाहारी मांसाहारी कार्निवोरस, लेकिन दोनों खा रही है, प्लांट्स भी खा रही, एनिमल्स भी खा रही, हो गई सर्वभक्षी, ओमनिवोरस हो गई रे तेरी रोहू मछले। कतला कतला साउथ एशिया की कतला, कतला कतला साउथ एशिया की कतला। कतला 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 किसकी है? साउथ एशिया की है। सिर बड़ा आता है, निचला जबड़ा फैला हुआ आता है। ये तुम्हारी रोहू हो गई, ये रोहू डायग्राम उससे हो गया। ये आगे कतला, कतला कतला, ये कतला है। कतलाए, कतला क्या विशेषता होती है? साउथ एशिया की मछली है, सिर बड़ा है कतला का, निचला जबड़ा फैला है। देखो नीचे वाला जबड़ा देखो, वाइड वाइड माउथ विद प्रोमिनेंट लोअर जा, नीचे का जबड़ा इसका फैला हुआ आता है। कतला कतला जब फैला नीचे का जबड़ा, कतला कतला फैला नीचे का जबड़ा, कतला कतला फैला नीचे का जबड़ा, कतला कतला। तो नीचे का जो जबड़ा है ना फैला हुआ आता है इसका, हालांकि इसमें दिख नहीं रहा है, इसका तो मुंह बंद है, दिख तो रहा है वैसे, थोड़ा ध्यान से देखे तो नीचे का जो जबड़ा आता है ना लोअर जा, वो इसका बहुत तगड़ा आता है, प्रोमिनेंट होता है। तो क्या क्या बताया? साउथ एशिया की है, सिर है बड़ा, निचला जबड़ा फैला हुआ। बस ये दो ही इसके तो करेक्टरी, बाकी सल्क होते हैं तो सब पे होते हैं सल्क लगभग, है ना भाई? तो अच्छा पे सल्क होते हैं। वजन बताओ, पहले साल में 600 ग्राम की, 600 ग्राम की, 900 ग्राम की, पहले साल में 900 ग्राम की, पहले साल में तो 1 ईयर 900 ग्राम। कतला कतला साउथ एशिया की कतला, शेर बड़ा फैला नीचे वाला जबड़ा। 2 साल में 2 किलो की, 2 ईयर्स 2 kg की हो जाएगी। 1 साल में 900 ग्राम यानी लगभग 1 किलो की, 2 साल में 2 किलो की, और बड़ी हो जाएगी। 2 साल के अंदर क्या हो जाएगी? मेच्योर हो जाएगी, यौन परिपक्वता कर लेगी, और लंबाई बढ़ जाएगी 2 साल में। 2 साल में लगभग कितनी हो जाएगी? 1.8 मीटर लंबे, 1.8 मीटर लंबी, वजन भी मेच्योरिटी पे, है ना? 2 किलो 2 साल पे हो गई, और जब ये मेच्योर होगी, सॉरी 2 किलो पे ये तो होगी, जब पूरी मेच्योर होगी, फुली मेच्योर, 2 साल में नहीं बेटा, फुली मेच्योर होगी तो कितनी बड़ी हो जाएगी? फिर तो भारी हो जाएगी। कितनी भारी हो जाएगी? 35 किलो की हो जाएगी, 35 किलो, 35 kg। सल किसके भी होते हैं? ये भी सर्वभक्षी होती है। अभी तक दोनों मछलियां सर्वभक्षी है। और ये कहां रहती है? ये तो मिड बॉटम फीडर या मिड सरफेस फीडर कहते हैं। ये खाना कहां से लेती है? या तो ऊपर से। ये कैसी होती है? या तो तालाब या झील के ऊपर रहती है, तो सरफेस फीडर कहते हैं उसको, सरफेस फीडर। एंड या फिर बीच में रहती है ना, मिड सरफेस। मिड सरफेस कह दो चाहे मिड बॉटम कह दो, मिड सरफेस फीडर। या तो पेंदे में कभी नहीं जाती, पेंदे में नहीं जाती, कतला कतला बॉटम पे नहीं जाती, ये प्रति बीच में यार रहती है ऊपर रे। तो वो कहां से लेगी? या तो सरफेस ऊपर से, या फिर बीच में से। कलबासो, कलबासो, ये आगे कलबासो, कलबासो, ये कलबासो, कलबासो। ये डायग्राम देखना बेटा इनके। कलबासु, कलबासु बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे वो तेल ताल निकलता है। नहीं क्या? दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में मिलती है रे तेरी कलबासो, 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 कलबासो। कहां मिलती है ना? साउथ एशिया, है ना? इसकी ट्रिक है एक, कालबासु तालाब की सफाई करवार।
एक ट्रिक लिखो दो कलबासु की। काल, हमारे यहां बोलते हैं बासु मतलब उनसे, काल बासो तालाब की सफाई, काल बासु तालाब की सफाई करवाकर या करवाकर, ठीक है। विटामिन ए वाला, करवाकर विटामिन ए वाला लीवर का तेल मंगवाया, लीवर का तेल मंगवाया। इससे दो क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको कि लीवर का तेल किससे मिलता है, कलबासु से। तो कालबासु, वट कालबासु, तालाब की सफाई करवार, तालाब की सफाई भी करती है, गंदगी को मिटा देती है। क्यों? सही भाई। कालबासु तालाब की सफाई करवाकर या करवार, एक ही बात है। विटामिन ए वाला लीवर का तेल मंगवाया। इसके लीवर में तेल होता है बेटा 5.5 ग्राम, लीवर में क्या होता है, तेल। तो कालबासु तालाब की सफाई करवाकर या करवार विटामिन ए वाला लीवर का तेल मंगवाया। किसका तेल मंगवाया? सब लिख लेना, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे दो क्वेश्चन बहुत भयंकर याद रहेंगे। कालबासु लीवर का तेल मंगवाया। कालबासु तालाब की सफाई करवा, कालबासु भाई कालबाकनऊ तालाब की सफाई करवाई, विटामिन ए वाला लीवर का तेल भी मंगवाया। याद हो गया? चलो भाई। एक तो लेबियो कलबासु नाम है इसका, साउथ एशिया और साउथ ईस्टर्न एशिया में रहती है, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसको काली रोहू भी कहते हैं, काली रोहू। इसका पेट वाला हिस्सा ना थोड़ा दिखाता हूं मैं आपको, देखो मन, ये रही, ये देखो, ये वाली जो पेट की तरफ का साइड का ना, पेट 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 पेट, वो थोड़ा सीधा सा होता है। देखो इसका पीठ वाला जो हिस्सा होता है ना, पेट की तुलना में ज्यादा उत्तल है। आप देखो इसको ऊपर से देखो, यूं दबाव आए, उत्तल लेंस जानते हैं ना, उत्तल, कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्वेक्स है, जबकि नीचे से देखो सीधी है, नीचे सीधी है, नीचे लगभग सीधी है, जबकि यहां पर क्या है, कॉन्वेक्स है, दबी हुई है, और यहां पर लगभग सीधी है, यूं सीधी। एक कालबासु, आदमी थके कोने चालबासु, और ऊपर से उत्तल लेंस की तरह होती है कालबासु, है ना, ऊपर से ऐसी आती है। तो जो पीठ वाला हिस्सा है, डोर्सल पार्ट ऊपर का, वो पेट की बजाय ज्यादा कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स बोले, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ठीक है बेटा। होठ इसके मोटे होते हैं, मोटे होते हैं, मोटे होते हैं, होठ इसके मोटे होते हैं, मोटा मोटा रोडा गीजा। झालरदार बारबल होते हैं, इनको बारबल बोलते हैं, जो निकला हुआ ना ये देखो ऐसे, इनको बारबल कहते हैं। ऐसे ये किसी और में नहीं मिलेगा आपको, आपके जो सिलेबस में है केवल इसके अंदर ही है। ये देखो ऐसे, इनको बारबल कहते हैं, ऐसे है ना, ये बारबल है इसके। बारबल्स कालबासु मिलते हैं, बारबल्स, ये देखो बारबल से। तो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया काली रोहू भी कहते हैं। पीठ वाला हिस्सा क्या है इसका, थोड़ा कॉन्वेक्स है, और होठ मोटे हैं, झालरदार, यानी लटकते हुए बारबल्स के दो जोड़े हैं, है ना, एक उधर एक इधर, एक इधर एक उधर, दो जोड़े हैं। नाक पर कोई छेद नहीं होता यहां पर, ठीक है। रंग इसका काला होता है, काला, ठीक है। नदियों में बड्डी से बड्डी जो मिली है नी, ये 300 सेंटीमीटर तक की मिली है। हाईएस्ट लंबाई कितनी मिली है इसकी, 3 मीटर। कितनी मिली है, 3 मीटर हाईएस्ट, ये वाली 3 मीटर।
या 300 सेंटीमीटर, बड़ी से बड़ी मिली है। ये बेटा बॉटम फीडर है, कालबासो बॉटम फीडर है, नीचे रहती है बॉटम फीडर है, कालबासो बॉटम फीडर है, पेंदे से लेती है। खाती क्या है, सफाई करती तालाब की तो पूरी। ये क्रस्टेशियन खा जाती है। व्हाट क्रस्टेशियन, क्रस्टेशिया क्लास के एनिमल्स। क्रस्टेशियन कौन आता है, झींगा, आर्थ्रोपोडा का क्रस्टेशिया। कीटों के लार्वा खा जाती है, लार्वा ऑफ द इंसेक्ट खाती है, तो इंसेक्ट को मार देती है। एल्गी खाती है, कीचड़ खाती है, रेत खाती है। क्या खाती है, ये कालबासु 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 क्रस्टेशियन खावे, कीटों के लार्वा ऑफ द इंसेक्ट, एल्गी, मड, कीचड़ और रेत खाती है। और तालाब की बढ़िया सफाई कर देती है, स्वच्छता में सुधार कर देती है, तालाब को साफ भी कर देती है, कचरे वचरे को सब खा जाएगी, है ना। तो इसको तालाब की सफाई में काम में लेती, मतलब तालाब को साफ रखती है। इसीलिए वो ट्रिक में आया था अभी कि कालबासु तालाब की सफाई करवार। तालाब की सफाई में इंपॉर्टेंट है कालबासु, कलबासु। और यकृत में इसके 5.5 ग्राम विटामिन ए होता है लीवर में। तो देखो कालबासु कुछ क्वेश्चन है बहुत अच्छे अच्छे। एक तो तालाब की सफाई करती है, क्रस्टेशियन इंसेक्ट के लार्वा, एल्गी, रेत, मिट्टी खा जाती है। तालाब की बढ़िया सफाई करती है, साफ सफाई में योगदान देती है। और इसके लीवर में 5.5 ग्राम तेल होता है, जिसमें विटामिन ए बहुत शानदार होता है। विटामिन ए बहुत शानदार होता है। क्यों, वो तो हो गया था ना, बता ही दिए भाई। विटामिन ए शानदार होता है बेटा। तो किसके लीवर में तेल है, कालबासु के लीवर में 5.5 ग्राम है तेल, कालबासु के लीवर में विटामिन ए अच्छा होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा, कि लीवर में मिलता है तेल, ये भी क्वेश्चन है। अब आओ मृगाल, मृगाल 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 मृगाल, इनके डायग्राम की जरूर प्रैक्टिस करना भाई। सिरेनिस मृगाला, सिरेनिस मृगाला, नाम क्या है इसका, सिरहिनिस मृगाला, सिरहिनिस मृगाला। ये वाली चांदी जैसी आती है, व्हाइट एकदम, सिरहिनिस मृगाला। साउथ एशिया की, कहां की है, साउथ एशिया की। बहती हुई नदियों मिलेगी, बहती हुई नदियों में रहती मृगाला, बहती हुई नदियों में मिलती, बहती हुई नदियों में मिलती मृगाला। लवणीय जल में भी रह सकती है ना, इट कैन सर्वाइव इन सेलाइन वाटर। इसकी मैक्सिमम जो लंबाई है, अधिकतम, वो 2 फीट है, सिर्फ 2 फीट की लेंथ। कितनी है मैक्सिमम, मैक्सिमम लेंथ वो है 2 फीट, 2 फीट। और वजन कितना मैक्सिमम, 2 किलो। वेट हाईएस्ट 2 किलो की होती है, बस ज्यादा भारी नहीं आती है। ठीक है भाई। इसका जो सिर होता है ना, सिर, जितनी सिर की लंबाई है उतनी इसकी चौड़ाई भी होती है। नापो, देखो, नापो नापो, ये देखो सिर इतना लंबा है, यहां से लेके यहां तक, तो इतनी इसकी ये है। सिर ज्यादा ही लग रहा है यार थोड़ा, उसमें देखो, मिल दो उसको पानी के लिए, पानी तो है। तो जितना सिर लंबा है ना, मैंने नाप के भी दिखाया था, आपकी बुक में नाप लो गए आप। ये वाला, ये देखो यहां से लेके यहां तक का सिर है ना, कहीं से नापो, कहीं से नापो, कहीं से नापो, यहां तक का। देखो जितना लंबा सिर, ये देखो यहां तक है ना, थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, यहां तक सिर है इसका, यहां तक। ये देखो इतनी इसकी चौड़ाई भी है। देखो जितना लंबा सिर है उतनी ही चौड़ी होती है। ये देखो जितना लंबा सिर है ना इसका, उतनी चौड़ी होती है। सिर की लंबाई, बॉडी की चौड़ाई
एक जैसी होवे सिरे निस्मृगाला, शिरे निस्मृगाला, सिर की लंबाई बॉडी की चौड़ाई एक जैसी होती है। बराबर होती है बेटा, ठीक है। ये हो गई इसकी, दोनों बराबर थे, राइट। अब देखो आगे, सिर की लंबाई और बॉडी की चौड़ाई सेम सेम है। शरीर का जो उधर वाला भाग है ना, वो तो चांदी की तरह चमका है, नीचे वाला एकदम चांदी जैसा चमकता है इसका ना। तो चांदी की देखे रे भाई, तो बावड़ा बनाते थे क्या? अरे नहीं, चांदी की नहीं है, चांदी की तरह चमकता है नीचे वाला भाग, है ना, बिल्कुल शानदार। पंखों का रंग कैसा होता है? नारंगी। पंख तो मुझे लग रहा है ये छोड़ के आगे गई, नारंगी होता है। मछलियों, किसी भी मछली के साथ रह सकती है, इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ भी इसको पाल सकते हो। जैसे मछली क्या होती है, एक दूसरे को खा जाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ये तो किसी के साथ भी रह सकती है, सभी प्रजातियों के साथ रह सकती। पहले साल में इसका वजन होता है 600 से 700 ग्राम, हाईएस्ट 2 किलो है, पहले बता दिया मैंने आपको। और वजन रोहू और कतला से थोड़ा धीरे बढ़ता है, और 2 साल बाद में तो बिल्कुल ही धीरे बढ़ती है। 2 साल बाद में तो बिल्कुल धीरे। देखो यहां से देखो, दक्षिण एशिया की मछली है, तेज बहती हुई नदियों में मिलती है, खारे में मिल जाएगी। नदियों में मतलब मीठे पानी में मिलती है, लेकिन खारे में रह सकती है। लंबाई हाईएस्ट कितनी है? 2 फीट, वजन हाईएस्ट 2 किलोग्राम। सिर की लंबाई और चौड़ाई बराबर, उधर वाला भाग तो चांदी जैसा चमकता है। पंखों का रंग कैसा है? नारंगी है। किसी के साथ भी अपना जी सकती है। पहले साल में वजन हो जाता है 600 से 700 ग्राम, हालांकि रोहू और कतला की तुलना में या उनके कंपेरेटिवली कम ग्रोथ करती है, कम बढ़ती है ना भाई। और 2 साल बाद तो बिल्कुल ही धीरे हो जाता है इसका डेवलपमेंट। ये आपकी बुक का डायग्राम। आगे हो गए, आगे। अब आ गई महाशेर। ये बाहुबली की छोटी बहन है, गुंडा जैसा काम करती है, मतलब नदियों की उल्टी बहन। नाम क्या है? महाशीर है ना, टोरटोर। महाशीर टोरटोर। महाशीर टोरटोर। महाशीर टोरटोर, ठीक है। महाशीर सही है। चलो महाशीर टोरटोर। चलो इसका डायग्राम दिखाता हूं। महाशीर जैसे महासेना नहीं थी क्या? महासेना बाहुबली वाली महासेना, वैसे महाशीर है नहीं, ये रे टोरटोर, महाशीर टोरटोर। इसका पृष्ठीय सल्किक क्षेत्र बोले तो ऊपर वाला जो ये स्केली एरिया, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला, ये वाला ऊपर वाला, वो थोड़ा काला होता है। यहां से देखो थोड़ा काला काला ही, ज्यादा ही काला है बल्कि, अगर आप ध्यान से देखें ना इसको, ऊपर वाला एरिया तो बिल्कुल काला होता है इसका। ये देखो एकदम काला ही होता है। इन इंसान की अंगुलियों के बीच में देखो आप, काला काला नहीं, काला सा काला, ऊपर का एरिया काला रे, ऐसी तेरी महाशीर होती है। महाशीर में ऊपर वाला काला काला है, बढ़िया दिख रहा है इसमें, देखो हाथों के बीच में बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। पेट की तरफ बिल्कुल सफेद है, नीचे की तरफ। मैच्योर होने में इसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर, पूरी बड़ी हो गई तो 36 सेंटीमीटर रहती है पूरी बड़ी होने के बाद। 36 है ना। अधिकतम हाईएस्ट रिकॉर्ड है 1.5 मीटर का, 150 सेंटीमीटर का। रिकॉर्ड कितने का है? 150 सेंटीमीटर का इसका रिकॉर्ड है, हाईएस्ट खुद का। सबसे बड़ी जो मिली है ना महाशीर, वो 150 सेंटीमीटर की मिली है। 68 किलो तक वजन का रिकॉर्ड है इसका, 68 किलो तक मिली हुई है।
ठीक है भाई, वजन पाया गया है। ये रहती कहां है? ये चट्टानों के पेंदों में रहती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चट्टानों के पेंदों में चट्टानों के जो चट्टानें होती है ना पहाड़ वगैरह, समुद्रों के, नदियों के आसपास, उनके पेंदों में रहती है, बॉटम में, रॉकी बॉटम के आसपास मिलेगी आपको। एक बात, एक तेज बहती हुई नदी मिलेगी, तेज बहती नदी, हालांकि उस सिरेनिस मृगाला मिल रही थी, लेकिन तो नदी की उल्टी बहती है। झरनों मिलेगी, ये तीनों ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है इसके। कैस्केड, इन तीनों मिलती है। चट्टानों के पेंदों में महासिर टॉर टॉर, तेज बहती नदी में महासिर टॉर टॉर। झरनों या स्प्रिंग या कैस्केड मिलती है महासिर या टोर टोर। सर्वबक्षी है, अभी तक तो सारी की सारी सर्वबक्षी है। बरसात में क्या करती है? जल के, बरसात में देती है ना अंडे, मछलियां बरसात में देती है अंडे, हाँ, तभी तो बेन रहता है उस समय। तो बरसात में क्या करती है? अंडे देने के लिए नदी की उल्टी जाती है। नदी ऐसे सामने से आ रही नदी ऐसे आ जाओ, तो ये उल्टी जाती हूं, यू नदी यू, तो ये यू जाती है और वहां चली जाएगी जहां से वो नदी निकल रही है, मतलब जहां पे कोई आदमी नहीं जा सकता, इंसान नहीं जा सकता। तो बरसात में जल के बहाव की, तभी तो महासी रही। अरे जो जल के बहाव के साथ चलते हैं वो तो कायर कहलाते हैं, और जो जल के बहाव के उल्टा चले महासीर कहलाते हैं, महासीर कहलाते हैं। सही है याद करने का ट्रिक, कि जल के बहाव के कई किलोमीटर चलने के बाद ये, जहां पे कोई ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है, डिस्टरबेंस नहीं है, जहां पे कोई पोल्यूशन नहीं है, उस पानी में अपने अंडे दे देती है। अंडे देने के बाद में वापस आ जाती फिर नदी के साथ ही बह के उल्टी, और अगस्त सितंबर में वापस बह के आ जाती है। इसलिए इसका स्वाभाविक ऐसा हो गया, देशांतर, माइग्रेशन। अंडे देने के लिए वापस नदी जिधर से आ रही उधर जाती है, फिर वापस आ जाती है इधर, है ना। अगस्त सितंबर में वापस आती है, इसलिए माइग्रेटरी नेचर, ये भी क्वेश्चन है इसका। माइग्रेटरी नेचर भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कि कौन सी मछली माइग्रेटरी नेचर की, देशांतर स्वभाव, महासीर, महासीर, माइग्रेटरी, जाना आना, रुकती नहीं है। आजकल इसको लोग ना ज्यादा खा गए, देखो बहुत एक्सप्लॉइट करे इसको, दोहन किया, इसके रहने की जगह को बहुत नुकसान हो गया, जनसंख्या बहुत तेजी से इसकी कम हो रही है, इसलिए इसको कानूनी संरक्षण देना जरूरी है। यह भी क्वेश्चन है कि किस मछली को लीगली प्रोटेक्ट करना चाहिए, कानून बना के रोकना चाहिए। महासीर। किस मछली को कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है? महासीर। वन विभाग उदयपुर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उदयपुर के अंडे सेने का जो स्थान है या हैचरी है, दिसंबर 2016 में इस मछली का इन्होंने प्रजनन कराया। दोबारा बोल रहा हूं, उदयपुर का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने अंडे सेने का जो स्थान, अंडे सेते जहां पे हेचरी होती है, जो अंडे फूट के मछली निकलती है, उसमें दिसंबर 2016 में इस मछली का प्रजनन कराया था। किसका? महासीर का। और महाराष्ट्र का उसका पहला नंबर आया था इसको प्रजनन करने में या अंडे सेने में, और हिमाचल का दूसरा, और तीसरा उदयपुर का आया था। समझ में आई बात? वन विभाग उदयपुर के अंडे सेने के स्थान या अंडे का जो हेचरी कहते हैं उस बीज को, जहां पर ये होते हैं, माह दिसंबर 2016 में इस मछली का प्रजनन कराने में, बच्चे पैदा करने में महाराष्ट्र का पहला नंबर, हिमाचल का दूसरा नंबर, और उदयपुर का आया था तीसरा नंबर। अब ये मछलियां तो पूरे हो गिरा बापो। अब लेते हैं पिसिकल्चर की विधियां। बहुत इजी है, बहुत इजी है, सरल पढ़िए। तो पहली है विरल मत्स्य, पहले तो किसके आधार पे? यह है मत्स्य पालन की विधियां। किसके आधार पे? आपको दिख नहीं रहा होगा, मछलियों की सघनता के आधार पे। मछलियों की सघनता, डेंसिटी के आधार पर, ठीक है, 3 भागों में बांट देते हैं। एक तो ऐसी जगह जहां मछलियां ऐसे बहुत कम होती है,
उसको तो बोलेंगे विरल मत्स्य पालन, विरल मत्स्य पालन हिंदी में। इंग्लिश में एक्सटेंसिव, इंटेंसिव नहीं, इंटेंसिव तो बहुत ज्यादा लेते हैं, उसको इंटेंसिव वर्ड यूज करते हैं, ये एक्सटेंसिव है। इसमें ज्यादा खाने को भी नहीं देते। देखो इसमें क्या करते हैं, खुद ही मछली खा लेती है, फाइटोप्लैंक्टन तैरते हुए पौधों खा लेती है, जूप्लैंक्टन तैरते हुए जंतु खा जाती है, बस देते नहीं खाने को। और बिना खाद और बिना उर्वरक डाले कोई एक्स्ट्रा बाहर से कुछ भी नहीं डालते, बस इसके बिना ही मछली को बढ़ावा दिया जाता है, निश्चित किया जाता है ना, जिससे मछली ऑटोमेटिक क्या बढ़ाएगी, फूड चेन बढ़ाएगी, फूड वेब। फूड वेब समझते हो ना, कि वो उसको खा गई, वो उसको खा गई, उसको खा गई, ऐसे मतलब नेचुरली होगा, बाहर से कुछ भी नहीं खिलाएंगे, ज्यादा मछलियां भी नहीं होंगी, बाहर से कुछ खिलाएंगे भी नहीं। एक बार पढ़ो ऊपर से, इसमें फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन और सिर्फ जलीय वनस्पति, पानी में उगने वाले पेड़ पौधों, इनसे ही मछली पालेंगे, बाहर से ना कोई खाद देंगे ना कोई फर्टिलाइजर डालेंगे, बस जिससे इकोलॉजिकली क्या होगा, फूड वेब बनेगा, जाल बनेगा और एक पिरामिड बन जाएगा। पिरामिड जानते हो ना, उसको वो खा गई, उसको वो खा गई, तो फिर पिरामिड में दिखाते हैं उनको, एक पिरामिड का रूप लेके मछलियों का डेवलपमेंट होता। ऐसा कहां करते लोग, यूरोप में करते हैं, ये विरल यूरोप, विरल यूरोप, विरल यूरोप में करते हैं। किस मछली को पालते लोग, तिलापिया को। तिलापिया मछली को एशिया और अफ्रीका में इसी तरीके से पालते हैं। तिलापिया को एक्सटेंसिव पिसिकल्चर में, तिलापिया मछली, अरे जैसे रोहू, महासीर, वैसे एक मछली आती है तिलापिया, उसको एशिया और अफ्रीका के देशों में ऐसे ही पालते हैं, मतलब खुद ही रहती है, अपने हिसाब से खाती है, अपने हिसाब से रहती है, कुछ भी बाहर से देते नहीं है ना। मछलियां भी बहुत कम होती है इसके अंदर, देखो डेंसिटी बिल्कुल ही कम होती है, तो मछलियों का तो अन्य छोटी मछलियों के साथ सिर्फ 150 से 750 मछलियां एक हेक्टर में होती है। तो सबसे कम नहीं आएगी, सबसे कम आई है एक्सटेंसिव में। सबसे कम मछलियां किस में आई रे बाबा, एक्सटेंसिव। सबसे कम मछलियां एक्सटेंसिव, है ना। पहला कौन सा है बेटा, एक्सटेंसिव। पीसीकल्चर, मछली पालने को बोलते हैं पीसीकल्चर, ठीक है। कुछ भी नहीं देते, मछली अपने आप अपने हिसाब से बड़ी होती है। एक तो इसका एग्जाम्पल याद करना, कहां पालते हैं, एक तो यूरोपियन कंट्री में पालते हैं, यूरोपियन कंट्री में पालते हैं। एक तिलापिया को पालते हैं यहां, तिलापिया को यूरोप में नहीं, इन एशिया एंड अफ्रीका। एक मछलियां होती कितनी इसमें, बिना कुछ खाद वाद कुछ नहीं देते, सिर्फ 150 से 750 मछलियां, फिशेज पर हेक्टर होती है इसके अंदर। नो फर्टिलाइजर, नो मेन्योर, नो खाद नहीं देते, नो मेन्योर, नो फर्टिलाइजर। ये पूरी जानकारी है इसके बारे में। केवल ऑटोमेटिक जो ना फूड चेन बनेगी, फूड वेब बनेगा, मतलब खाद्य श्रृंखला बनेगी और ऐसे ही मछलियां बड़ी हो जाएगी। ये तो कौन सी हो गई, एक्सटेंसिव। ये तो कौन सी हो गई, एक्सटेंसिव, ठीक है भाई। अब लेते हैं अपने दूसरी वाले को, वो आ रही है सेमी इंटेंसिव। अगली कौन सी आ रही है भाई, सेमी इंटेंसिव। अब खुद कुछ तो क्या होगा, खुद खा लेगी, कुछ थोड़ा बहुत डाल देंगे, थोड़ा तो खुद खा लेगी। ज्यादातर पोषण तो डायरेक्ट तालाब से लेती है। जब मोस्ट न्यूट्रिशन तो कहां से लेती है, मोस्ट न्यूट्रिशन फ्रॉम पोंड, ज्यादातर खाना तो वही लेती है, बट सप्लीमेंट्री फूड देना पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट्री फूड, केवल कॉम्प्लीमेंट्री इज गिवन। और ज्यादातर तो खुद ही ले लेती है। देखो क्या लिखा हुआ बुक में कि ज्यादातर मछलियां तालाब से न्यूट्रिशन ले लेती है, लेकिन उनको पूरक आहार देते हैं ताकि थोड़ी मछलियां जल्दी बढ़ जाए। तो केवल क्या गिवन है, क्या दिया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फूड इज गिवन, बस।
एक बात समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? इसमें मछलियों के तालाब में ना, हाँ, सब्जियों की उत्पत्ति जैसा भोजन, अनाज, ये डाल देते हैं, सब्जियां डाल, वेजिटेबल ओरिजिनेटेड मटेरियल डाल देते हैं, यूं है, मतलब थोड़ी सब्जियां डाल दी, थोड़ा भोजन डाल दिया, थोड़ा अनाज डाल दिया, है ना, वेजिटेबल्स डाल दी, थोड़ा ग्रेन्स डाल दिए अनाज के, थोड़ा फूड डाल दिया, है ना, फूड सप्लीमेंट्री के रूप में, या फिर फिश मील डाल दिया, मछलियों का आहार डाल दिया, ये डाल देते हैं। ठीक है, चीन में ऐसा करते हैं, चीन में पिंजरों में रखते हैं इसको, चाइना करता है, चाइना बाई केजेज, पिंजरों में पालता है इसको, केजेज में रखता है, और पर हेक्टर कितनी मछली आ जाएगी? 750 से 750 से लेके 3000 मछलियां होती है पर हेक्टर, फिशेज पर हेक्टेयर। ये हो गई पूरी। दोबारा बताता हूं, तालाब, ज्यादातर फूड तो तालाब से लेती है इसके अंदर, लेकिन थोड़ा बहुत पूरक आहार बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री फूड देते हैं, जिससे मछलियां तेजी से बढ़ जाती है ना। एक तो कोई सब्जियों की उत्पत्ति जैसा भोजन, मतलब वेजिटेबल ओरिजिनेटेड फूड, है ना, या फिर अनाज, मछली वगैरह का भोजन डाल देते थोड़ा बहुत। चाइना में ऐसा करते हैं, पिंजरों के अंदर पालते हैं इसे। और मछली का देखो पहले कितना था, 150 750, तो यहां 750 से 3000 आ गया। अब लेते हैं इंटेंसिव, बहुत ज्यादा इंटेंसिव पिसिकल्चर, इंटेंसिव पिसिकल्चर, या बहुत ज्यादा मछलियां होती है ना, हाईएस्ट नंबर्स इन स्क्वायर मीटर एरिया या मीटर स्क्वायर एरिया, प्रति वर्ग मीटर बहुत ज्यादा मछलियां होती हैं। उनको फूड देते हैं, फूड और एनवायरनमेंट दोनों देते हैं, खाने को भरपूर देते हैं, एनवायरनमेंट भी देते हैं, अच्छा ऑक्सीजन वगैरह नहीं देते हैं। फूड एंड एनवायरनमेंट इज प्रोवाइडेड, खाने को देते हैं बेटा। पानी बदलना पड़ता है ना, पानी बदल देते हैं, ऑक्सीजन वगैरह दे देते हैं, लिखा देखो, जल के ऑक्सीजन को स्तर को और गंदगी को दूर करने के लिए पानी भी बदल देते हैं, पानी पानी पानी। तो वाटर को भी क्या करता है, चेंज किया जाता है। वाटर इज चेंज रेगुलरली, पानी को रेगुलरली बदलते रहते हैं, मतलब सब कुछ देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं आई मछलियों किसी भी तरह से। ऐसा कहा करते हैं, एक तो पंगेसियस कैटफिश को वियतनाम में पालते हैं, पंगेसियस एग्जाम्पल है पंगेसियस जो है ना, पेंगासियस मछली फिश इन वियतनाम, इसको पालते हैं, है ना, फिर दूसरे देशों में भेज देते हैं। इसकी मोनोकल्चर करते हैं यहां, पंगेसिस की क्या करते हैं यहां पर, मोनोकल्चर जानते हो, अकेले ही पालते हैं, इसके साथ दूसरी मछलियों को नहीं पालते। अब यहां पर मछलियां बहुत होती है ना, 40 से 60 मछलियां पर स्क्वायर उसमें हो गई मीटर में। यहां पर मछलियां बहुत ज्यादा है, देखो कितनी मछली है, 40 से 60 फिशेज पर मीटर स्क्वायर। अब आप जैसे उसकी तरह देखो नहीं, जैसे यहां पर आप करो 150 750 750 3000, तो यहां पर पता कितनी आएगी, 40,000 से 60,000, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में वो हेक्टेयर में, तो 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं सर, फीता लेने का 100 इधर नापने का 100 इधर, 10,000 नहीं होते क्या? तो वास्तव इसको अगर अपन उसकी तरह लिखे तो कितनी हो गई, 40,000 से 60,000 पर हेक्टेयर आती है। हालांकि हेक्टेयर नहीं आएगी क्योंकि छोटे एरिया में पालते हैं, लेकिन फिर भी आएगी इतनी, ठीक है। और अगर पिंजरों पाल रहे हो आप इसको तो और भी ज्यादा आएगी, मतलब पिंजरों पाल रहे हो तो बहुत ज्यादा आएगी, है ना, पिंजरा रख के पाल रहे हो ना पिंजरों में,
तब तो 100 से 150 मछली आएगी 1 मीटर स्क्वायर में। अब बताओ ये कितनी हो गई? 100 इंटू 10,000 और 150 इंटू 10,000। बांग्लादेश में भी सेवालों पे ऐसे ही मछलियां पालते हैं, एलगी पे पालते हैं इसको, समझ में आई? पंगेसिस मछली को पालते हैं इसमें ज्यादा, पंगेसिस की तुलना में इसकी खेती तालाब में उर्वरक जल के ऑक्सीजन का स्तर ज्यादा रखना पड़ता है। है ना, मतलब बांग्लादेश वाले भी पालते हैं, बांग्लादेश में भी एलगी पर ऐसी मछलियां पालते हैं लोग, और पंगेसिस की बजाय ज्यादा खाद देते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन रखते हैं और एंटीबायोटिक कम डालते हैं, है ना। ऐसा और कहा होता है वियतनाम के अलावा, आपने कहा वियतनाम पालते हैं, कहा था ना पंगेसिस इन वियतनाम, ये देखो वियतनाम, इसके अलावा और कहा पालते हैं? इन बांग्लादेश में पालते हैं। वो ज्यादा खाने को देते हैं बांग्लादेश में, मोर मेन्योर, मोर फर्टिलाइजर और लेस एंटीबायोटिक देते हैं। बस हो गया पहला क्लासिफिकेशन तो पूरा हो गया बापू, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। अब आ गया ये वाला मछलियों का, ये हो गया तो। अब अगला क्लासिफिकेशन है पालने का, पिसिकल्चर के टाइप है मछलियों की जाति के आधार पर। यहां पे लिखा हुआ है जात, मछलियों की जातियों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज। ठीक है भाई, देखो तालाब में मछलियों को मुख्य रूप से किस लिए पालते हैं? हम खाने के लिए या फिर व्यापार करने के लिए, है ना। तो प्रति हेक्टर जो वाटर बॉडी है उसके प्रति हेक्टर में मछली के मांस का उत्पादन करना, उसके लिए अलग अलग मछलियां पालते हैं, कई बार अलग अलग नहीं पाल पाते क्योंकि वो उनकी आदतें हो जाती है, एक दूसरे को खा जाती है। तो इसके लिए मछली का तरीका ये पालने का, सबसे पहला देखो पॉलीकल्चर है, मिश्रित पालन, पॉलीकल्चर, मिश्रित मछली खेती भी कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग है। इसमें क्या करते हैं? अलग अलग जाति की मछलियों को एक साथ पालते हैं। पॉलीकल्चर, अलग अलग जाति की मछलियों को एक साथ पालते हैं, पॉलीकल्चर। क्यों? संग संलयन करते हैं, है ना। संग जितनी है ना, संग संलयन मतलब बहुत सारी मछलियों को एक साथ ले आते हैं। अलग अलग आदत की मछलियां होती है, कोई ऊपर रहती है कोई नीचे रहती है ना, उनको पालना ज्यादा बढ़िया है। जिससे तालाब में क्या होगा, पूरे ऑर्गेनिक मैटर का पूरा यूज हो जाएगा, और अलग अलग आदत होनी चाहिए। लेकिन जैसे एक बॉटम फीडर पेंदे में रहती है, तो एक मिड फीडर होगी, एक सरफेस फीडर होगी, ऐसे पालते हैं ताकि वो एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी और ज्यादा मछलियां भी आपको मिल जाएगी। तो पॉलीकल्चर, मिक्स्ड पिसिकल्चर, पॉलीकल्चर, मिक्स्ड पिसिकल्चर, मिक्स्ड पिसिकल्चर, पॉलीकल्चर। अलग अलग आदतों की मछलियों को एक साथ पाल लेते हैं, अलग अलग आदत, कोई ऊपर रह रही, कोई नीचे रह रही, कोई बीच में, तो उनको पाल लेते हैं, है ना। इससे तालाब का पूरा जो कार्बनिक संसाधन है ना, वो पूरे यूज हो जाते हैं। आगे मोनोकल्चर, एक ही जाति की मछली, ओनली सिंगल स्पीसीज, एक ही जाति की मछली को खेती करते हैं भाई साहब, एक ही केवल, जिससे उसकी डिमांड ज्यादा, मान लो किसी मछली की, तो डिमांड के हिसाब से एक ही जाति की बढ़िया क्वालिटी और बढ़िया प्रोडक्शन की मछलियां प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन ऑब्टेन द बेस्ट क्वालिटी, द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ए सिंगल स्पीसीज। करेक्ट। मीठे पानी और नमक का पानी कोई सा भी हो, दोनों में कर सकते हो, खारे पानी में भी ऐसा कर सकते हो, मीठे में भी कर सकते हो। अमेरिका में ऐसा करते भी लोग, कैटफिश को ऐसे पालते हैं। अमेरिका में कैटफिश अकेली पाली जाती है, अमेरिका में कैटफिश अकेली पाली जाती है, अमेरिका में कैटफिश अकेली पाली जाती है, मोनोकल्चर होता है। जो झींगे पालते हैं लोग, झींगा, वो भी ऐसे पालते हैं, झींगे भी, प्रॉन, है ना, उसकी मीठे और खारे पानी में ऐसे खेती, अकेला झींगा ही पालते हैं, उसके साथ दूसरी चीज नहीं पालते। ठीक है भाई। अगला आ गया मोनोसेक्स कल्चर, इसमें तो मेल और फीमेल में से कोई एक ही पालते हैं। मोनोसेक्स कल्चर में, मोनो मीन्स एक, सेक्स मीन्स जेंडर, एक ही पालते हैं, या तो मेल ही पालेंगे या फीमेल ही पालते हैं। तो नर और मादा मछलियों की खेती, नर अथवा मादा है, मतलब मेल और फीमेल, यानी कि मेल या तो या फीमेल, दोनों में से कोई एक ही पालते हैं, जिससे ज्यादा उपज ली जाती। ऐसा तिलापिया मछली में करते हैं।
तिलापिया 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 में ऐसे करते हैं। तिलापिया भी थोड़ी देर पहले एक्सटेंसिव में पाल रहे थे तिलापिया को, नहीं पाल रहे थे अफ्रीका में और एशिया में। तिलापिया को अकेले कोई मेल या फीमेल में से कोई एक ही पालते हैं, है ना। फिंगरलिंग की अवस्था में जब पता लग जाता है नर क्या है मादा कौन सा है, तो उनमें से किसी एक की खेती कर लेते हैं और बढ़िया क्वालिटी, और भी ज्यादा बढ़िया आएगी। मेल फीमेल अलग रहेंगे ना तो और भी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी आएगी। ठीक है, नर मादा पता लगता है तो उसको उस हिसाब से नए खेत में ट्रांसफर करते हैं, नए तालाब में कर देते हैं। अब ले राजस्थान में मत्स्य पालन की क्या क्या संभावनाएं, नर मादा का पता लगते ही उसको अलग अलग कर देते हैं। फिर तो देखो राजस्थान में क्या है, मैं पूरी बोलते जा रहा हूं, आप सुनते जाना, अंडरलाइन करने की चीजें बता दूंगा कहां क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान में जो मछली उद्योग है, फिश इंडस्ट्री है, वो पॉलिटिकली भी, कल्चरली भी और इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लोग आजकल अपना रहे हैं। राजस्थान सरकार मछली पालन उद्योग के विकास के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। अब यहां पर कोई लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये नीचे वाले देखो, राजस्थान में मछली पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए आधुनिक तकनीकी अच्छी उपलब्धता, कई योजनाएं, कई प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं। यहाँ भी कोई क्वेश्चन, लेकिन ये पूरा आ जाता है कई बार ऐसे कैसे कि राजस्थान में मत्स्य पालन की संभावनाएं लिखी है। ये पूरी रामायण लिखनी पड़ती है, मेरे पूरा लिखना पड़ता भी ये। ठीक है भाई, इसमें कौन कौन लगे हुए हैं? एक तो मत्स्य प्रसार कार्यकर्ता, बोले तो फिशरीज एक्सटेंशन एजेंट, जो फिशरीज के बारे में ना बाहर जानकारी देते हैं। राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय, गवर्नमेंट ट्रेनिंग स्कूल्स, ग्रामीण मत्स्य प्रशिक्षण, बोले तो रूरल फिशरीज फार्मर ट्रेनिंग। इसके अलावा फिशरीज कॉलेजेस उदयपुर में है। इसके अलावा कई दूसरे जो मत्स्य पालन अभिकरण लगे हुए हैं, फिशरीज डेवलपमेंट अभिकरण ऑथोरिटी बोलते हैं, ऐसे कई लगे हुए हैं और ये काम कर रहे हैं। अब आ जाओ, जानकारी कहां से ले मछली पालन की? तो जानकारी के लिए मॉडर्न कम्युनिकेशन मीन्स को यूज करो, आधुनिक संचार के साधन। कंप्यूटर से ले लो जानकारी, लैपटॉप से ले लो, स्मार्टफोन से ले लो। इनमें इंटरनेट लगवाना पड़ेगा, लेकिन आपको इंटरनेट के माध्यम से लोगे, है ना। मत्स्य पालन की जानकारी पूरी हिंदी और अंग्रेजी मिल जाती है। अब राजस्थान ज्योग्राफिकली देश का सबसे बड़ा राज्य है। हमारा तो पूरा सतही जल हो, चाहे जमीन के ऊपर का पानी, तालाब, झीलें वगैरह हो, चाहे फिर भूजल हो, जमीन के अंडरग्राउंड वाटर हो, वो बरसात पर ही डिपेंड रहता है। नदी, नाले, पहाड़, ये कई बातों पर डिपेंड करता है। भीतरी भागों से निकलने वाले जो नदी नाले वो पहाड़ी क्षेत्रों के ढलान पर, है ना, उस पर डिपेंड करता है कि सूखेगा या रहेगा, ढलान कितना है, पानी कितना तेज चल रहा है, प्लेन है या शुष्क और रेतीला क्षेत्र है, या मौसम कैसा है, या नमी कम है या ज्यादा है ना, मॉइस्चर कम ज्यादा है, या हाई टेम्परेचर। ये सब कारण है जो हमारे जल स्रोतों को सुखा देते हैं। बरसात होने के बाद क्यों सूख जाते हैं हमारे तालाब और झीलें? ये सारे कारण है ना। पहाड़ी क्षेत्रों का ढलान है, पानी स्पीड चलता है, मैदानी क्षेत्र सूखे और रेतीले है, मौसम बदलता रहता है, कभी गर्मी आ गई कभी सर्दी आ गई, नमी वातावरण में कम है, हाई टेम्परेचर रहता है, जिससे सूख जाता है। ठीक है भाई, पूरे साल के लिए पानी को, जरूरत को पूरा करना है तो आप पानी को इकट्ठा कर सकते हैं और मत्स्य पालन कर सकते हैं। राज्य में मत्स्य धन में स्थिरता, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बाढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाढ़ आ जाती है राजस्थान में तो कई सारी मछली आ जाती है बाढ़ के साथ। लिख रहे हैं कि मत्स्य में स्थिरता, क्वालिटी बनाए रखने के लिए नदियों में जो बाढ़ आती है ना वो इंपॉर्टेंट है। बाढ़ आने से क्या होता है, भीतरी भागों तक मछलियां चली जाती है, राजस्थान के अंदर तक चली जाती है और प्रजनन के लिए भी उनको सही दशाएं मिल जाती है। क्यों भाई, सही है। स्वतः संचयन, अपने आप इकट्ठी हो जाती है आके उसको स्थिरता बनाए रखने के लिए। परंतु इसमें क्या है, 60 किस्म की मछलियां ही काम की राजस्थान में। देखो, स्वतः संचयन से उत्पादन में स्थिरता बनी रहती है, लेकिन 60 वैरायटी की मछलियां ही राजस्थान में बढ़िया होती है। और ये देखो राजस्थान के लिए कौन कौन बढ़िया है, कतला, रोहू, नरेन और बारा। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में व्यापारिक महत्व की कौन कौन सी मछली है, कतला, रोहू, नरेन, बारा, कतला रे रोहू, नरेन, बारा, कतला, रोहू।
नरेन 12, कतला रोहू, नरेन 12। ठीक है भाई, ये मछलियां राजस्थान में बहुत मिलती है, कतला रोहू नरेन 12। फिर इसमेम कोई क्वेश्चन नहीं है यहां पर, सीधा यहां पर आओ। राजस्थान में कितनी वाटर बॉडीज है मछली पालन के लिए? तो यह है 15,838, 15838। मछली पालन के लिए जल क्षेत्र या वाटर बॉडीज कितनी है, कितने तालाब नदियां फदियां, सॉरी है सारे के सारे, ये सारे हैं 15,838। अगर आप सारे जलाशय को, रिजर्वायर को, बड़े बांध को, छोटे मोटे तालाबों को, इनको सबको जोड़ के इनका एरिया बढ़ाओगे कि कितने एरिया में पानी है, तो 4,23,765 हेक्टेयर ऐसी पानी वाले एरिया है जिनमें मछली पाली जा सकती है। ये एरिया है 4,23,765, और वो ऊपर वाला क्या है, ये जल क्षेत्रों की संख्या है, वाटर बॉडीज की संख्या है। 2010-11 में मछली हुई हमारे 28,200 टन, 2010-11 में 28,210 टन हुई, सॉरी 28,200 टन हुई, और 8 वर्ष में बढ़ती जा रही है। फिर 8% से स्पीड, हर साल 8% बढ़ती है। बड़े जो जलाशय, बहुत बड़े बड़े तालाब है, उनसे निकलती है 176 किलो पर हेक्टेयर मछलियां। जो छोटे हैं, है ना भाई, छोटे हैं, मीडियम साइज के हैं, या फिर बड़े हैं, तीनों को मिला ले अपन, छोटे, मीडियम और बड़े, इनका एवरेज निकाले तो 286 किलो पर हेक्टेयर मछलियां निकल जाते। फिर केवल मीडियम से ही ले, ना बड़ा ना छोटा, तो 1125 किलो पर हेक्टेयर मछली मिल जाती है आपको। छोटे तालाब है ना, वहां पर और ज्यादा मिलेगी। देखो बड़ा ही बड़ा है तो उसमें तो कम मिली, 176, और तीनों का एवरेज, छोटा, मीडियम और बड़ा, इनका 286 किलो एवरेज हो गया, और मीडियम अकेले का 1125 हो गया, और बिल्कुल छोटे तालाब है तो आपको 1675 किलो पर हेक्टेयर मछली मिल जाती। और दलदल वाला एरिया है, वाटर लॉक्ड एरिया है, दलदल टाइप में जहां पानी भरा ही रहता है, वहां तो 2050 किलोग्राम तक मिल जाती है। फिर एक देखो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने फिशरीज डिपार्टमेंट कब स्थापित किया? 1982 फिशरीज डिपार्टमेंट, मत्स्य विभाग 1982 फिशरीज डिपार्टमेंट 1982। बहुत शानदार क्वेश्चन है। यही मत्स्य क्षेत्रों का संरक्षण करता है, यही डिपार्टमेंट, इसी ने नियम वगैरह बना रखे हैं, सारी योजनाएं चला रखी है इसी ने। फिर आता है 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं 5 ईयर प्लान में जिला स्तर पर मछली पालन क्षेत्र विकास के लिए निर्णय लिए गए, जिसमें एक तो 5वीं में, ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि मछली पालन पे किस पंचवर्षीय, किस 5 ईयर प्लान में जोर दिया गया? 5वें में, 5वीं पंचवर्षीय, 5 वर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है भाई, इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाएंगे तो मछलियों के लिए 1976 में, सॉरी 1976 में क्या बनाया गया? 1976 में पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, सही है नहीं? पायलट प्रोजेक्ट के तहत ही 1976 में ये बना, सही चल रहा पायलट प्रोजेक्ट 1976 में। इसके तहत ही भीलवाड़ा में मत्स्य पालन विकास अभिकरण, फिशरीज डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई। इसी में 1976 में जब पायलट प्रोजेक्ट आया, इसी के तहत की गई थी। समझ में आया? जब ये प्रोजेक्ट सफल हुआ ना पायलट प्रोजेक्ट, तो 96-97 के अंदर 15 जिलों में केंद्रीय प्रवर्तित योजना, सेंट्रल, है ना, ऐसे कुछ हिंदी में योजना बड़ी, देख लेना, है ना। इसके तहत क्या बन गया था फिर? फिशरीज डेवलपमेंट, वो आपका हो गया, अथॉरिटी का स्थापना हो गई थी, अथॉरिटी। राजस्थान में मत्स्य पालन अभिकरण बोले तो फिशरीज डेवलपमेंट अथॉरिटी एक ऐसी संस्था है जो मछली पालन के लिए ट्रेनिंग देती है। क्वेश्चन है बहुत तगड़ा कि राजस्थान में मछली पालन के लिए ट्रेनिंग देने वाली और सब्सिडी देने वाली संस्था का नाम बताओ। उसका उत्तर आएगा मत्स्य पालन विकास अभिकरण, मतलब फिशरीज डेवलपमेंट अथॉरिटी। और क्या करती है फिशरीज डेवलपमेंट अथॉरिटी? है ना, एक तो प्रशिक्षण और अनुदान, बहुत अच्छा क्वेश्चन, दोनों देती है। इसके अलावा जिला ग्रामीण बैंक, किसी को लोन लेना हो तो, राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक और सहकारी बैंक, ये सारे जो है बेटा
अनेक कार्य के लिए जो है ना लोन देते हैं, हेल्प करते हैं किसी को लेना हो तो। इसके अलावा मत्स्य पालन विकास अभिकरण बोले तो फिशरीज डेवलपमेंट अथॉरिटी, मत्स्य कृषक प्रशिक्षण बोले तो फिशरीज फार्मर ट्रेनिंग, पोखरों का जीर्णोद्धार, जो पोंड पुराने हैं उनको वापस रिनोवेशन करना, जीर्णोद्धार करना उनका, नए पोखर बनाना, नए तालाब बनाना, इसके लिए भी सब्सिडी मिलती है, किसानों को सब्सिडी दी जाती है कोई बनाना चाहे तो। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास संघ लिमिटेड, राजस्थान ट्राइबल रीजनल डेवलपमेंट यूनियन लिमिटेड, राजस्थान संघ भी कहते हैं। इन्होंने राजस्थान के दक्षिणी भागों में जो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, सिरोही है, चित्तौड़ है, कोटा है, यहां पर बहुत प्रोग्रेस कराई है मछली की। तो किस संस्था ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा में मछली पालन में प्रोग्रेस करवाई है, किसकी वजह से हुई? उसका उत्तर यह आएगा राजस्थान, है ना, राजस्थान बोले तो राजस्थान ट्राइबल रीजनल डेवलपमेंट यूनियन लिमिटेड, राजस्थान कहते हैं, इसने करवाई है। राजस्थान में भी कितनी हैचरी है जहां बीज मिल सकता है मछली की? तो राजस्थान में 28 सरकारी बीज हैचरी है, लेकिन पानी की कमी से ज्यादातर अब चल ही नहीं रही, इनमें से पानी कम हो गया तो 28 चल ही नहीं रही। अब देखो कहां कहां हैचरीज, हैचरी जानते हो ना, जहां पे फिंगरलिंग्स मिलते हैं, है? हाँ, कोई राजस्थान में कहां कहां, देखो ये क्या लिखा हुआ है, राजस्थान में फंक्शनल है ना, बीज सीड हैचरीज इन राजस्थान। हिंदी में बोले तो राजस्थान में कार्यात्मक बीज खेत या हैचरीज, लिखो या समझ में आ गया? हिंदी में भी, हिंदी में यहां पर हेडिंग है देखो, राजस्थान, राजस्थान में कार्यात्मक बीज खेत या कहां का हैचरीज है, तो ये राजस्थान की हैचरी है जहां पर मछली ले सकते हो आप। एक तो मत्स्य पालन कॉलेज उदयपुर, फिशरीज कॉलेज उदयपुर, एक चौहान फिशरीज हनुमानगढ़, सॉरी चौहान फिशरीज हैचरी हनुमानगढ़ में, एक रट्टा डकप RTADCF हैचरी उदयपुर। कौन सी पहली हैचरी का नाम बताओ? पहले तो कॉलेज है उदयपुर वाली, फिशरीज कॉलेज उदयपुर। दूसरी का नाम बताओ? चौहान मछली हैचरी हनुमानगढ़। तीसरी का नाम बताओ? RTADCF हैचरी जय समंद उदयपुर। तीसरी का नाम बताओ? गावड़ी बीज खेत, गावड़ी बीज खेत भीलवाड़ा। पांचवे का नाम बताओ? कासिमपुर राष्ट्रीय बीज खेत कोटा। छठी का नाम बताओ? रावत भाटा बीज खेत सीड फार्म, है ना, कोटा। और सातवीं है सूर सागर फार्म कोटा। ये सेमी फंक्शनल है, थोड़ी बहुत चल रही है, थोड़ी नहीं चल रही है। एक तो भीमपुर, भीमपुर नेशनल सीड फार्म बांसवाड़ा, और एक सिलजेड, सिलजेड नहीं है वो है सिलीसेड, सिलीसेड सिलीसेड बीज फार्म अलवर। अब मछली क्या काम में आती है? देखो मछली क्या काम आती है। सबसे पहले तो मछली भोजन के रूप में काम आती है। यहां पर लिखा हुआ है भोजन के रूप में, एज फूड, मछली फूड के काम आती है। एक तो मछली का जो मांस है वो कंप्लीट प्रोटीन है, मछली का मांस कंप्लीट प्रोटीन, सारे असेंशियल अमीनो एसिड, सारे असेंशियल, सारे आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं इसके अंदर। फैट कम होती है, मछली खाने वाला मोटा नहीं होता कभी भी। मिनरल विटामिन ए भरे पड़े हैं, डी, आयोडीन बहुत होता है, आयोडीन शानदार होता है। प्रोटीन पचती भी आसानी से है और हमारी आते हैं एब्जॉर्ब भी आसानी से करती है, बजाय दालों वाली प्रोटीन से भी। दाल की प्रोटीन से भी पहले पच जाती है मछली की प्रोटीन। तो मछली की प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन, सारे अमीनो एसिड होवे रसोनियो, फेट इसमें कम है। फेट कम होता, मोटापा नहीं बढ़ाता।
मिनरल, विटामिन, मिनरल बहुत अच्छे होते हैं, विटामिन ए अच्छा होता है, डी अच्छा होता है, और आयोडीन भी शानदार होता है। अपनी जो वेजिटेबल प्रोटीन नहीं है, वेजिटेशन प्रोटीन, पेड़ पौधों वाली, सोयाबीन वाली, दालों वाली, इनसे भी जल्दी पच जाती है। इसलिए बच्चों को खिलानी चाहिए मछली, गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट फीमेल्स को खिलानी चाहिए, है ना, माताओं खिलानी चाहिए, है ना, उसकी मम्मियों खिलानी चाहिए, बच्चों खिलाना चाहिए। और कोई लंबी बीमारी से ठीक हुआ ना, बहुत टाइम से बीमार था, उसको भी खिलानी चाहिए रे मछली। अगला आ गया मछली का तेल, यहां पर हेडिंग है मछली का तेल, फिश ऑयल। यकृत से मिलता है, लीवर से, यकृत से मिलता है। कालबासु निकल रहा था अभी, कालबासु तालाब की सफाई करार विटामिन ए वाला 5 ग्राम लीवर का तेल मंगवाया, तो यकृत से मिलता है, लीवर का, है ना, मंगवाया, बताया ना अभी, लीवर का तेल मंगवाया तो लीवर से मिलता है। इसका मेडिसिनल वैल्यू, दवाइयों में काम आता है, विटामिन ए भरा पड़ा है मछली के तेल में। कोड लिवर ऑयल बहुत ज्यादा अच्छा होता है, कॉड लिवर ऑयल, सार्क लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, सार्क लिवर ऑयल सबसे अच्छा ऑयल है मछली का। अब आ गया फिश पाउडर, मत्स्य चूर्ण, फिश पाउडर, फिश पाउडर, है ना भाई। मछली का तेल हो गया है, इसके बाद में आ गया फिश पाउडर। ये मछली का जो नहीं खाने वाला भाग है ना, ऊपर का छिलका उतार देते लोग ऐसे करके, इनएडिबल पार्ट से बनाते हैं। जिस मछली को आदमी ना खाए उसी अभक्ष्य भाग से बनाते हैं। अभक्ष्य मतलब जिसको आदमी या आदमी खाएगा, इनएडिबल पार्ट से बनता है। इसमें 70% तो यही होता है ना, इसमें मछली को इनएडिबल भाग से बनाते हैं और 70% यही होता है इसमें। ये प्राणी फूड में भी संपूरक की तरह, कॉम्प्लीमेंट्री की तरह प्रोटीन के रूप में काम में ले सकते हैं। मतलब जो मछली का नहीं खाने वाला भाग है, और वो कितना होता है नहीं खाने वाला, 70%, और खाने का भाग तो 30% ही मिलता है। एक 100 किलो की मछली है मान लो, तो उसमें 30 किलो ही खाने की चीज है, बाकी तो फालतू की चीज है उसके अंदर, 70% फालतू चीज है। 10 किलो की मछली है तो 3 किलो उसका मांस निकलेगा, मीट निकलेगा, 7 किलो बेकार पदार्थ निकलेगा। तो उस 70% को क्या करते हैं फिर, प्राणी आहार का कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, अरे एनिमल्स को खिलाते हैं, एनिमल को खिलाते हैं, एनिमल जैसे मुर्गियों खिला दिया, है ना, या फिर कोई इनको दूसरे जो है ना ये सुअरों को खिला दिया, तो फिर इनडायरेक्टली आया तो आदमी के अंदर ही, क्योंकि मछली को और सुअर को कौन खाएगा, आदमी। तो इनडायरेक्टली फूड है। जो मछली का नहीं खाने वाला भाग है ना, इनएडिबल पार्ट, वो इनडायरेक्टली, डायरेक्ट आदमी सीधा नहीं खाता है, वो पहले एनिमल को खिलाएगा फिर एनिमल को खुद खा जाएगा। तो इनडायरेक्टली ये मानव के न्यूट्रिशन में काम आता है, क्योंकि वो पालतू जानवरों को खिलाएगा और बाद में वो प्राणियों को या इनके उत्पादों को खुद खा जाएगा, आदमी खुद ले लेगा। तो मछली का नहीं खाने वाला भाग भी आदमी को इनडायरेक्टली मिल गया, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली। ठीक है, अब आ गई फिश मेन्योर, मछली की खाद, मछली की खाद बोले तो फिश मेन्योर, मछली की खाद। तेल निकालने के बाद जो मछली का कचरा है, तेल निकालने के बाद उसको खाद के रूप में खेत में डालते हैं। मैंने पढ़ा भी था, उधर भी पढ़ा था, उसमें एग्रीकल्चर में भी था वो टेबल के अंदर, और एजी केमिस्ट्री में भी था कि फिश मेन्योर जो होता है ना, वो सांद्रित खादों में आता है, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मेन्योर में आता है। ध्यान है कि जो कॉम और बोम, एक तो था बल्कि ऑर्गेनिक मेन्योर और एक था कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मेन्योर। इसमें कौन आते थे, जिनमें ऑर्गेनिक मैटर, स्थूल कार्बनिक खाद्य, जिनमें माल ज्यादा होता था, न्यूट्रिएंट कम होते थे। इसमें कौन आते थे, जिसमें माल की मतलब उसकी बजाय नहीं, इधर वाले की स्थूल कार्बनिक खाद्यों की तुलना में इधर न्यूट्रिएंट ज्यादा थे। ऐसा गोबर है ना आपकी मछली खाद में, ये तो गोबरी खाद आएगी इसमें। तो बोम में तो कौन है, गोबरी की खाद, कंपोस्ट, जिनमें माल तो इतना सारा, फिर इतना न्यूट्रिएंट निकलता है, इतना सा, है ना, ऐसे निकलता है। तो ये सांद्रित में आता है, क्वेश्चन है इसका,
मछली का खाद, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, सांद्रित जीवांश खाद, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, सांद्रित जीवांश खाद, बेरारे सांद्रित जीवांश खाद। अब आ जाओ एस्थेटिक वैल्यू, सौंदर्य परक महत्व। मछलियां सुंदर भी तो लगती है एक्वेरियम में, इनमें सौंदर्य, सौंदर्यक मूल्य, सुंदर लगती है, एस्थेटिक वैल्यू नहीं लगती, तगड़ी लगती है, तगड़ी। जैसे कभी आप एक्वेरियम में देखना, देखो मैं दिखाऊं आपको एक्वेरियम, एक्वेरियम होता है जहां पर ये नहीं ये रहा एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम। देखो ये देखा भी ऐसा, जरूर देखा होगा, जरूर देखा होगा, 100% देखा होगा, सबने देखा होगा, देखा ना। अब देखो कितनी प्यारी प्यारी मछलियां घूम रही इसके अंदर। मछली जोल की रानी है, जीवन इसका पानी है ना, ऐसे घूमते रहती है मछलियां। कितनी प्यारी लग रही, कितनी प्यारी लग रही है भाई साहब, शानदार लग रही है नहीं। तो ये इसका एस्थेटिक वैल्यू है, जिसमें एक्वेरियम में या जल जीवशाला में रख देते हैं इसको। देखो ये रहा, मछलियों क्या करते हैं, छोटे आकार की छोटी छोटी मछली आती है, उनको एक्वेरियम में सुशोभित किया जाता है। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन एक्वेरियम में कौन कौन सी मछलियां रखते हैं? एक तो सोन मछली, परी मछली, मैंक्रोफोस, ट्राइक्सास्टर, 3 है, 4 मछलियां कौन कौन जो एक्वेरियम में रखते हैं? सोन मछली, परी मछली, मैंक्रोफोस, ट्राइक्सास्टर, मैंक्रोफोस, ट्राइक्सास्टर। सोन मछली, परी मछली, मैंक्रोफोस, ट्राइक्सास्टर। एक मच्छर मारती है मछलियां, मछलियां मच्छर मारती है। मछलियां जो है ना कई सारे, हाँ मच्छर कंट्रोल करने के लिए, यहां पर लिखा मच्छर नियंत्रण के लिए, मॉस्किटो कंट्रोल, है ना। तो बहुत सारी लार्वा खाती है मछलियां, मच्छरों के लार्वा खा जाती है, कंट्रोल करती है। देखो ये मन मछली बता दो, मच्छर मारने वाली मछली, मच्छर मारे गंबूसिया मछली, गंबूसिया मछली, मच्छर मारे गंबूसिया मछली, गंबूसिया मछली, गंबूसिया मछली, पेनकस मछली, पेनकस मछली, पेनकस मछली, हेप्लोकाइटस मछली, मच्छर मारे हेप्लोकाइटस मछली, ट्राकोगेस्टर मछली, है ना। ये मछलियां लार्वा खा जाती है, गंबूसिया, पेनकस, है ना, ये खा जाती है, खा जाती है, चबा जाती है, ठीक है। वो क्लियर भाई। तो लार्वाबक्सी मछलियां मच्छरों के लार्वा खा के कंट्रोल करती है, जैसे गंबूसिया, पेनकस, हेप्लोकाइटस, है ना, ट्राइकोगेस्टर नामक लार्वाबक्सी मछलियां, लार्वा खाने वाली मछलियां। अब आ जाओ इसका साइंटिफिक वैल्यू, वैज्ञानिक मूल्य। यहां पे हेडिंग है वैज्ञानिक मूल्य, साइंटिफिक वैल्यू। इनकी स्टडी करते हैं, क्योंकि फेफड़ों वाली जो मछलियां होती है ना, उनका असंतोष जनक वितरण, भाई वो कम क्यों है ना, अनसेटिस्फैक्टरी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों उनका, फेफड़ों वाली जिनके लंग्स होते हैं, उनकी शरीर रचना, ये बायोलॉजी में पढ़ी जाती है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फेफड़ों वाली मछलियों का इतना कम क्यों फैलाव है, और उनका एनाटॉमी, शरीर रचना, ये बायोलॉजी में पढ़ी जाते हैं। इसके बाद में आ गया एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। तो तालाबों में मछली पाल के मछली पकड़ने का जो उद्योग है ना, उससे रोजगार मिलते हैं लोगों को, है ना। मत्स्य पालन और मछली पकड़ने का जो उद्योग है वो क्या करता है, रोजगार देता है ना। दोबारा सुनो, मछली पालन और मछली पकड़ने का जो उद्योग विकास है, वो विकास और रोजगार दोनों देता है। और लास्ट पॉइंट आ गया इनकम सोर्स,
आय का स्रोत, इनकम सोर्स है। ठीक है, इनकम सोर्स किसानों के लिए क्या बेटा, ये इनकम का सोर्स है। इससे नेशनल इनकम बढ़ी है और मछली उत्पादन की बढ़ोतरी हुई है नीली क्रांति की वजह से। तो नीली क्रांति का क्वेश्चन तो बहुत तगड़ा मोस्ट है बोर्ड के लिए भी। नीली क्रांति नीली मछली, नीली क्रांति नीली मछली, नीली क्रांति नीली मछली, बहुत जोरदार क्वेश्चन है। मछली का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित थी ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन। तो टारगेट 14 पार्ट का था लेकिन 12 पार्ट कर पाए हैं, 12 कर पाए, 2 छोड़ दिए बीच में से। और वो अगर कल टाइम मिल गया तो मोटा मोटा ऑफलाइन केवल, कल जो क्लास लगेगी वो ऑफलाइन ही लगेगी, ऑनलाइन के लिए टाइम नहीं है। तो कल 2 मोटे मोटे जो है ना बेटा, उसमें से मेन मेन जो पॉइंट्स जो एग्जाम में आते रहते हैं वो ऑफलाइन बताऊंगा। तो कल मिलते हैं, मतलब कल तो, अब तो खैर ऑनलाइन वालों से तो भी हो सकता है बाद में मिले, लेकिन मेरे जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके तो मैं मिलूंगा ही, मिलता है वो भी मिलूंगा। तो मिलते हैं बेटा आगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खेर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम।